सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ नेशनल इनकम के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जैसे जीडीपी, जीएनपी, पर्सनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इन सब के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पहले हम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। जो नेशनल इनकम होता है वो जो गुड्स और सर्विसेज के फ्लो के मेजरमेंट की बात करती है। जो अगर हम इनकम की बात करें, इनकम होती है एक फ्लो होता है, इनकम फ्लो में मापी जाती है। और जो हमारा वेल्थ होता है, वेल्थ वो स्टॉक में मापा जाता है। ठीक है, इनकम जैसे हमारी सैलरी होगी, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाई कर रहे हैं, उसको हम इनकम बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नेशनल वेल्थ होता है, वेल्थ को मेजर किया जाता है प्रेजेंट एसेट्स के रूप में। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, हमारे पास प्लॉट्स भी हैं, ज़मीन भी है, घर भी है, तो वो हमारा नेशनल वेल्थ में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड नेशनल इनकम होती है जो हम कमा रहे होते हैं पर ईयर, जो हम, तो वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है इनकम का। और नेशनल वेल्थ जो वेल्थ होता है वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। ठीक है, और जो नेशनल इनकम होती है ये हर फाइनेंशियल ईयर के रूप में मापी जाती है। जैसे इसके लिए फाइनेंशियल ईयर डिसाइड किया जाता है। जैसे 1 अप्रैल से हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक साल बनता है। ठीक है, और ये मापी जाती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मापी जाती है, जो ये हमारी नेशनल इनकम होती है। ठीक है, इसके लिए एक बेस ईयर लिया जाता है। किसी बेस ईयर को उठा जिन टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मल रही होती हैं, उस साल को एज ए बेस ईयर उठा लिया जाता है और उस बेस ईयर के सारे ही ये नेशनल इनकम को मापा जाता है। उस बेस ईयर के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। नेशनल इनकम क्या होती है? ये मनी वैल्यू होती है ऑल गुड्स और सर्विसेज की, जो एक देश में प्रोड्यूस की जाती हैं एक साल में। मतलब टोटल मनी, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं, जितनी भी सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस की गई हैं किसी कंट्री में, उसको ही नेशनल इनकम बोला जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम इनकम में कई तरह के गुड्स और सर्विसेज को इसमें लिया जाता है। कई तरह के डिफरेंट टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज को इसमें लिया जाता है, तभी नेशनल इनकम की मनी वैल्यू को जाना जाता है। हम यहाँ पे कंसेप्ट्स देखेंगे जो नेशनल इनकम से रिलेटेड। जैसे हम देखेंगे जीडीपी क्या होती है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम की बात करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम और पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे। ठीक है, हमें अगर हम नेशनल इनकम को समझना चाहते हैं तो इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये टोटल मनी वैल्यू होती है जो सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक किसी कंट्री के अंदर है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस करती है विद इन ए ईयर, डरिंग ए ईयर। ये मतलब ये टोटल मनी वैल्यू होती है गुड्स और सर्विसेज की जो किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग ए ईयर, एक साल के बीच। अब हम अगर जीडीपी को मापना हो तो जीडीपी को 3 मेथड से मापते हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पहले हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज द्वारा एक साल के बीच, उनके सम को ऐड किया जाता है, मतलब उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है। हमारे देश में डिफरेंट मतलब इंडस्ट्रीज हैं और उनके द्वारा डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इट मीन्स उस देश में, मतलब हमारे देश में इनके वैल्यू को ऐड अप किया जाता है, सभी इंडस्ट्रीज की जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, और इसको हम वैल्यू एडेड मेथड टू जीडीपी भी कहते हैं और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और अगला हमारा है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड क्या होता है कि जो लोग जीडीपी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गुड्स और सर्विसेज से जीडीपी है, उनकी मनी वैल्यू जीडीपी है, तो जो लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उनको इनकम भी तो मिलती है उनके काम करने के लिए। ठीक है, जैसे लेबर को वेजेस मिलती हैं, लैंड को रेंट मिलता है, ठीक है, और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है, तो और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो उनके रूप में जो उनको इनकम होती है, उन फैक्टर्स की जितनी इनकम होती है उनको ऐड किया जाता है। ठीक है, लैंड वाले को, एंटरप्रेन्योर को, कैपिटल वाले को और अपने इंटरेस्ट वाले को, सभी को इनकी इनकम को ऐड किया जाता है। इनकम को ऐड करके फिर इसकी हमारी जीडीपी निकाली जाती है इनकम मेथड के द्वारा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो है, जो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। देखो,
लोग एक तो हमने इनकम का किया, एक हमने प्रोडक्ट मेथड किया, अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या होता है कि जो जीडीपी होती है वो जो लोग हम कंजप्शन करते हैं फाइनल गुड्स पे, ड्यूरेबल गुड्स पे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे करते हैं, फाइनल कंजप्शन करते हैं, जो अपना खर्चा करते हैं इसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है, खर्चे को, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, चाहे हम नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीद रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या कोई फिक्स्ड कैपिटल लगा रहे हैं हम, तो वो इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करती है नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करती है। और नेट फॉरेन एक्सपोर्ट्स होते हैं जो कंट्री के, ठीक है। नेट फॉरेन एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, देखो हम यहाँ पे इंपोर्ट्स को काउंट नहीं करेंगे, जो सरकार ने या किसी ने भी जो खर्चा इंपोर्ट्स पे किया उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। जो खर्चा सरकार ने या किसी इंडिविजुअल ने फॉरेन एक्सपोर्ट्स के लिए किया है तो उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब जो जीडीपी हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे वो क्या होगी, वो होगी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का क्या है, जो एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स के लिए किया गया है वो तो काउंट किया जाएगा, परंतु जो एक्सपेंडिचर उसके लिए किया गया, इंपोर्ट्स के लिए किया गया, वो यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स होंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स से तो इसका मतलब जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेट एक्सपोर्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे। हमने ग्रॉस जीडीपी की बात की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की, बी दिस इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है, हमने इसकी बात की। बट अब हम नेट डोमेस्टिक की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जब भी हम जीडीपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब भी हम जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते होते हैं, तो हमारा कुछ कैपिटल इक्विपमेंट होता है वो घिस जाता है, जब वो वेज आउट कर जाता है। देखो हम कोई भी वस्तु प्रोड्यूस करते हैं, कोई मशीनरी लगाते हैं, कोई भी लगाते हैं, तो उसमें घिसावट को तो काउंट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो उस घिसावट को निकाल के जो हमारे पास जीडीपी बचता है, उस कैपिटल इक्विपमेंट के खत्म हो जाने की या उसकी घिसावट हो जाने पर जो खर्चा आता है, अगर हम जीडीपी में से उसको निकाल दें तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, द वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल कंजप्शन इज सम परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द जीडीपी। तो इस तरह जीडीपी से जब हम घिसावट या डिप्रेशिएशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर जीडीपी में से उसको निकाल देते हैं तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेशिएशन। तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हम डिप्रेशिएशन को निकाल दें तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। देखो जीडीपी मापने के भी अलग दो तरह के तरीके, एक तो नॉमिनल जीडीपी होती है जो हम करंट प्राइसेस पे मापते हैं, ठीक है। करंट प्राइसेस जो मार्केट प्राइस में जो चल रहा होता है, जैसे कई चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए कि आज के टाइम में प्याज का रेट क्या है, आलू का रेट क्या है, उसी करंट प्राइसेस पे उस जीडीपी को मापना, तो वो कहलाएगी जीडीपी एट करंट प्राइसेस, और नॉमिनल जीडीपी उसको कहा जाएगा। ऑन द अदर हैंड जीडीपी को किसी एक पर्सनल फिक्स्ड प्राइसेस पे लेके मापा जा सकता है। जैसे अब हम देख लेंगे कि 2010 में प्याज के प्राइसेस क्या थे, जब सभी जीडीपी के सब कुछ गुड्स के प्राइसेस 2010 में क्या है, और 2010 का बेस रख के, क्योंकि वो एक नॉर्मल ईयर था, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं थी, वहाँ पे शॉक्स ज़्यादा नहीं आए थे, तो उसको नॉर्मल ईयर मान लिया 2010 को, ठीक है। तो उस 2010 से लेकर आज वाले टाइम में जो हमारे चीज़ों के प्राइसेस चल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस चल रहे हैं, उस 2010 से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हो जाती है, इसको कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, और जीडीपी जहाँ इसको रियल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी में फर्क समझ आ गया। अगर करंट प्राइसेस पे हम जीडीपी को माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी या जीडीपी एट करंट प्राइसेस कराएगी। और अगर हम किसी फिक्स्ड पीरियड को लेकर, किसी फिक्स्ड साल को लेकर, बेस ईयर को मानकर अगर हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो वो हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होगी, जहाँ रियल जीडीपी कहलाएगी। अब हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। हमने आपके साथ बात की थी कि जो ग्रॉस जीडीपी होती है वो एक टेरिटरी के बीच में जो गुड्स और सर्विसेज, किसी देश की एक पर्सनल टेरिटरी के बीच में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसकी टोटल मनी वैल्यू होती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है
वो टोटल मार्केट वैल्यू होता है जो ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है किसी देश में, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है कि जीडीपी तो इसमें इंक्लूड होगी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, नो डाउट, बट अगर जो इनकम इंडियंस अब्रॉड मतलब जो इनकम कमा रहे हैं, हाँ ठीक है, माइनस इनकम जो फॉरेनर हमारे इंडिया में कमा रहे हैं, उसका सब्सट्रैक्शन भी यहाँ पे लिया जाएगा, उसको भी ऐड किया जाएगा। और ये नेट इनकम अर्नड बाय इंडियंस अब्रॉड और इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जो फॉरेनर्स कमा रहे हैं वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा लेके जा रहे हो, तो वो हमारे से ज़्यादा लेके जा रहे हो, जो जितना इंडियन बाहर से कमा रहे हैं, जो फॉरेनर इंडिया से कमा रहे हो सकता है वो ज़्यादा हो, तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और जीडीपी में हमने देखा था, हमने जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने ये काउंट नहीं किया था, तो आपको समझ आएगा जीडीपी में क्या, जीडीपी में यहाँ अपने देश की जो पर्सनल टेरिटरी होती है उसी में से ही जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसी को काउंट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी तो होती है और प्लस उसमें इनकम अर्नड बाय इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया वो भी काउंट की जाती है, ठीक है। मतलब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड भी डाली जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये टोटल मार्केट वैल्यू होती है जो करंट प्रोडक्शन की होती है, जिसमें जीडीपी भी होती है प्लस टोटल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड की जाती है। अब हम इसकी हम इक्वेशन देखेंगे, जो अपनी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें जीडीपी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की पूरी ये इक्वेशन आपके सामने है, और अब हम इसमें देखेंगे जीएनपी में क्या क्या होंगे, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज होंगे जीएनपी में, ठीक है। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स भी होगा सेकंड, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा और नेट एक्सपोर्ट्स भी होंगे, ठीक है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी होगा। हमने जीडीपी में देखा था, जीडीपी में पहले वाले 4 ही थे, बट अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी होगा, क्योंकि जो हमारे देश के नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का क्या मतलब होता है कि जो हमारे देश के लोग हैं, इंडियन है, जो बाहर से इनकम अर्न कर रहे हैं, और जो फॉरेनर हमारे देश से इनकम अर्न कर रहे हैं, उसका डिफरेंस ही नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कहलाता है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, वही बात जैसे हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला था, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें क्या करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डिप्रेशिएशन को निकाल देंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो चाहे हमारे देश के टेरिटरी में हो, चाहे वो बाहर से हमारे इंडियन लोग बाहर से कमा रहे हो, तो उसमें से अगर हम डिप्रेशिएशन को निकाल दें, घिसावट को निकाल दें, तो इसको ही नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। और इसी को नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कहा जाता है, ठीक है। जब जो डिप्रेशिएशन के चार्जेस होते हैं वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से निकाल दिए जाते हैं, तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम देखेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की क्या इक्वेशन बनेगी। उसकी इक्वेशन बनेगी नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रेशिएशन, जहाँ यहाँ क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ये जो हमारा C प्लस I प्लस G प्लस जहाँ नेट एक्सपोर्ट X माइनस M को हम नेट एक्सपोर्ट बोलेंगे प्लस NFIA, अगर इसी सारी में से, मतलब ये जीएनपी का सूत्र होगा ना, ये सारा जीएनपी का सूत्र ये होगा, अगर इसी में से हम अगर डिप्रेशिएशन को निकाल दें तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। अब नेट नेशनल जो नेशनल इनकम होती है, इसको नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट भी कहा जाता है। वो कब कहा जाता है, जब नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे सोर्सेज जो रिसोर्स सप्लाई करते हैं हमें, जैसे कोई लैंड हमें उसमें सप्लाई करता है, हमें जहाँ अपनी लेबर देता है, जहाँ कैपिटल देता है, जहाँ एंटरप्रेन्योर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज देता है, तो उन्होंने जितना फैक्टर दिया है, उन्होंने जो कुछ दिया है उनके बारे में, लैंड को हम जैसे रेंट दे रहे हैं, ठीक है, लेबर को हम वेजेस दे रहे हैं, और कैपिटल को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जो मैनेजर्स लगे हुए हैं उनको हम सैलरीज दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो उनको जो इनकम जा रही है वो भी कहीं ना कहीं हमारे नेट नेशनल प्रोडक्ट में रोल अदा कर रही है, और वो भी नेशनल इनकम का एक पार्ट होती है, ठीक है।
तो जो सम ऑफ इनकम वेरियस फैक्टर्स द्वारा प्रोडक्शन के जो फैक्टर होते हैं, जो सम ऑफ इनकम वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा रिसीव की जाती है रेंट के रूप में, वेजेस के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में, उसको नेशनल इनकम कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को हम लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो सब्सिडीज जो दी जाती है सरकार द्वारा, उसको तो इसमें ऐड कर लिया जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट में, बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार द्वारा लगाए जाते हैं वो यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। आगे इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रेशिएशन, ये तो हमारा एनएनपी हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रेशिएशन, प्लस सब्सिडीज माइनस सब्सिडीज को प्लस करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो नेशनल इनकम बनती है वो क्या होगी, उसकी एक कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगी, कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रेशिएशन और माइनस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल आना तो प्लस सब्सिडीज, ये हमारी नेशनल इनकम की टोटल इक्वेशन बनेगी। अब हम पर्सनल इनकम की बात करें। पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम इज द टोटल मनी इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज बिफोर टैक्सेस। पर्सनल इनकम क्या होती है, जो हमारे जो लोग होते हैं, जहाँ हाउस होल्ड होते हैं कंट्री के, उन जितने भी उनको कहीं से भी इनकम आ रही हो, किसी भी तरह से किसी भी सोर्स से उनको इनकम आ रही हो, बट उस पर डायरेक्ट वो डायरेक्ट टैक्सेस से पहले होगी, तो वो पर्सनल इनकम हमारी कहलाएगी। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस उसमें इंक्लूड है अभी तक पर्सनल इनकम में। ठीक है, तो पर्सनल इनकम को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, पर्सनल इनकम माइनस कारपोरेट इनकम टैक्सेस। ठीक है, इसमें से हम कारपोरेट इनकम टैक्सेस निकाल देंगे क्योंकि वो जीएनपी में इंक्लूड होते हैं, वो कारपोरेट इनकम टैक्सेस निकाल देंगे और जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कारपोरेट इनकम टैक्सेस देती है। ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट्स, कुछ ऐसे कारपोरेट प्रॉफिट्स होते हैं जो कंपनी अपने लिए रखती है, अपने कहीं आने वाले टाइम के लिए यूज करने के लिए, वो उसको माइनस भी इसमें से कर देंगे। ठीक है, और माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब लोग अपनी सोशल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अपना कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो अपने बुढ़ापे में उसको यूज कर सकें। प्लस ट्रांसफर पेमेंट, देखो जो हमारी पर्सनल इनकम होगी उसमें क्या होगा, नेशनल इनकम में से कारपोरेट इनकम टैक्सेस तो निकाल दी जाएंगी और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी निकाल दी जाएंगी और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी निकाल दी जाएगी, प्लस बट इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड किया जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, कुछ ऐसी सरकार द्वारा हमें पेमेंट्स दी जाती हैं जिनके बदले में हम सरकार के लिए कुछ नहीं करते, जैसे पेंशन वगैरह कई बार दी जाती है जिनके बदले हम सरकार के लिए कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट इसमें हमारी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाएंगी। बाकी कारपोरेट इनकम टैक्सेस होंगे, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट्स होंगे या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होंगे, वो इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, तभी हमारी पर्सनल इनकम निकलेगी। अब हम देखेंगे डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी। हमारी जो पर्सनल इनकम थी उसमें डायरेक्ट टैक्सेस इन्वॉल्व थे। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स वगैरह अगर किसी पर्सन पे वो इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम हमारी क्या होती है, ये वो इनकम होती है जो डायरेक्ट टैक्सेस देने के बाद हमारे पास जो इनकम बच जाती है उसको ही हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। इसका मतलब डिस्पोजेबल इनकम का मतलब हुआ वो एक्चुअल इनकम जो हमें चीज़ों पे, सर्विसेज पे, अपनी फैमिली पे स्पेंड करनी होती है, वो ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो हम यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस होता है। ठीक है, अगर हम अपनी पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दें और जो मनी हमारे पास बच जाती है, ठीक है ना, अपनी फैमिली पे स्पेंड करने के लिए या अपनी कंजप्शन के लिए स्पेंड करने के लिए जो भी मनी हमारे पास बच जाती है, तो वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। तो ये अब हम पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करेंगे। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये एवरेज इनकम होती है हमारे कंट्री के लोगों की, एवरेज इनकम जो पर्टिकुलर ये पर कैपिटा इनकम कहलाती है। एवरेज इनकम जो किसी कंट्री की होती है किसी एक पर्टिकुलर साल के लिए, वही पर कैपिटा इनकम कहलाती है। ये जो कंसेप्ट होता है ये करंट प्राइसेस पर और कांस्टेंट प्राइसेस पर दोनों पर ही मेजर किया जाता है। ठीक है, बट अब आप सोच रहे हो कि पर कैपिटा इनकम हम निकालेंगे कैसे किसी कंट्री की,
तो जो पर कैपिटा इनकम होता है इसको कैसे निकाला जाता है, हम जो टोटल नेशनल इनकम होता है इसको डिवाइड करते हैं टोटल नेशनल पॉपुलेशन से। अब हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देंगे। जैसे सपोज करो हमारी नेशनल इनकम, सपोज करना है आपको कि हमारी नेशनल इनकम 100 रुपये है पूरे देश की और टोटल पॉपुलेशन 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो हमारी 2 रुपये पर पर्सन है। मतलब पर कैपिटा इनकम हमारी 2 रुपये है। मैंने आपको कहा कि जैसे हमारी नेशनल इनकम 100 रुपये है बट टोटल पॉपुलेशन हमारे देश की 50 है, तो आप 100 को अगर 50 से काटेंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाता है। तो हमारी पर कैपिटा इनकम इस मामले में 2 है। तो इसी तरह जब हम पर कैपिटा इनकम पूरे देश की निकालते हैं तो वहाँ पे हमारी जितनी भी टोटल नेशनल इनकम होती है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल नेशनल पॉपुलेशन से। तो इससे हमारे पास पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि नेशनल इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।